देश के सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। हम बात करेंगे बंगाल युद्ध की। जी हां, विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में हिंसा हो गई। कोलकाता काड़ापाड़ा इलाके में बीती रात करीब 11 बजे कुछ लोग पहुंचे और बीजेपी के परिवर्तन रथ पर हमला किया। इतना ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों और उसमें लगी एलईडी टीवी में जबरदस्त तोड़फोड़ की है। चुनाव आयोग हिंसा को रोकने के लिए बड़े कदम उठा रहा है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी रस्साकसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर काड़ापाड़ी की है, जहां पर बीजेपी के रथ तोड़े गए हैं। ये वही रथ हैं जिनके जरिए बीजेपी बंगाल फतेह करने की तैयारी कर रही है और टीएमसी पर यह आरोप लगा है कल रात को यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो वहीं इस मामले में बीजेपी के बंगाल चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का क्या कुछ कहना है, गौर से सुनिए। ये जो खेला करने की उन्होंने चेतावनी दी है, ये उसका छोटा सा प्रदर्शन है और मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को इसको चुनौती की तरह लेना चाहिए। ये सब गुंडे जो आने वाले चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, यदि इसी प्रकार की गतिविधियां चली तो लोग निर्भीकता से वोट नहीं डालेंगे और इसलिए चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से आज मिलने वाला डर गया है। अभी तृणमूल सरकार को मालूम हो गया है, कल बोल रहा था ना 8 सिलेक्शन क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तोड़फोड़ का राजनीति, वोट बैंक का राजनीति तृणमूल कर रहा है। सबको, जनता को डराने के लिए राजनीति तृणमूल कर रहा है। अगर ये 8 फेज का चुनाव अगर 10 फेज 12 फेज में होता तो और भी अच्छा होता। जनता अपना अपना मतदान अपने देने का अधिकार है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तृणमूल सरकार जितना डराएगा उतना हम लोग आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी टीएमसी में अदावत बढ़ गई है। बंगाल में दीदी का तोड़ बीजेपी ने निकाल लिया है। टीएमसी के हमले के जवाब में बीजेपी ने बंगाल बीजेपी की महिला नेत्रियों को आगे कर दिया है। बंगाल बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। इस पोस्टर में बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी को बुआ के तौर पर पेश किया है। दरअसल टीएमसी बीजेपी पर बार बार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल करती थी, जिसका जवाब बीजेपी ने पोस्टर के जरिए दिया है और पोस्टर में बीजेपी ने अपनी 9 महिलाओं का जिक्र किया। जो घर घर में जो माँ दुर्गा है, बंगाल में जो माँ है, जो हम लोग का जो डॉटर है, बहन है, सब लोग ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग जानते हैं जब इलेक्शन हुआ, पंचायत इलेक्शन जब हुआ था 2017 में, सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट जीती थी। उसके बाद 2019 में सबसे ज्यादा लड़ाई महिला लोग किया था रास्ते के ऊपर खड़े होके। तो अभी ममता बनर्जी खुद दीदी बोला था, अभी दीदी से हो गया क्या पीसी भाई को सिंडिकेट कंपनी, अभी वो अपने बहू को बचाने के लिए शाশুड़ी माँ बन गया है। तो ये सब नहीं होगा। बंगाल के लोग महिला के साथ जो अपमान हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, बंगाल का महिला लोग जवाब देंगे। तो वहीं बेटी और बुआ के मसले पर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है, बहुत कुछ एक संदेश देने की कोशिश की है। ममता की बंगाल की बेटी के रूप में कोई पहचान नहीं है। उन्होंने बंगाल की मां और बेटियों को निराश किया है। बंगाल में मां और बेटियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और साथ ही यहां शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। ये अमित मालवीय हैं, जो कि आईटी सेल के, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी की तमाम सभाओं में बंगाल में देखे जा सकते हैं और बंगाल में खासी सक्रिय हैं और बीजेपी ने अपने तमाम चेहरे जो वहां पर तैनात किए हैं बंगाल फतेह के लिए, उसमें से एक चेहरा ये भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बंगाल क्या कहता है। बंगाल की राजनीति रक्त रंजित होती है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में क्यों यह चुनाव कराया है। 8 चरणों में इसलिए चुनाव कराया है क्योंकि बीजेपी के नेता इस बात का अंदेशा लेकर पहले ही सामने आकर बोले थे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो वहां पर बूथ कैप्चरिंग होगी। और बंगाल का यह इतिहास रहा है कि जब जब वहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं तब तब वहां की राजनीति या चुनाव रक्त रंजित हुए। इससे बचने के लिए चुनाव आयोग को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, नहीं लगा। लेकिन 8 चरणों में जब चुनाव कराने की बात हुई तो ममता बनर्जी ने यह कहा,
ममता बनर्जी ने यह कहा कि यह चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे में काम कर रहा है। 8 चरणों में चुनाव की जरूरत नहीं थी, बावजूद इसके किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, देश का सवाल यही है कि बंगाल की राजनीति क्या रक्तरंजित होगी? इस बार के विधानसभा चुनाव में भी वही तस्वीर, वही हिंसा और वही खून सड़कों पर दिखाई देगा जो पहले भी दिखाई देता रहा है, चाहे सरकार वाम की रही हो, चाहे सरकार टीएमसी की रही हो, या चाहे सरकार किसी की भी रही हो। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता चारू प्रज्ञा हमारे साथ होंगी, हमारे साथ इम्तियाज अंसारी होंगे, जेडीयू नेता हैं। इसके साथ साथ विजय उपाध्याय टीएमसी के नेता हमारे साथ होंगे, ओम प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के नेता हमारे साथ होंगे, और विवेक श्रीवास्तव सीपीआई नेता हमारे साथ होंगे। समझने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, मैं आपसे यह जानने की कोशिश करता हूं कि अंदेशा बीजेपी के नेताओं ने पहले भी लगाया था, आज बीजेपी के साथ घटा है, कल वाम दलों के साथ घटेगा, परसों कांग्रेस के साथ यही घटेगा, और उसके बाद फिर टीएमसी भी कहेगी कि देखिए हमारे ऊपर भी हमला हुआ है। क्योंकि बीजेपी अगर ये कहती है कि 300 हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, तो टीएमसी भी कहती है कि कार्यकर्ता तो हमारे भी मारे गए हैं और बीजेपी के लोग मार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, देश का सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या रक्तरंज के बिना बंगाल में सियासत नहीं हो सकती, बंगाल में चुनाव नहीं हो सकते? इसका कोई विकल्प, इस पर जवाब। देखिए तृणमूल कांग्रेस वहां पे सत्ता में है और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की है जी। और कोई भी मार पिटाई, रक्त रंजित राजनीति जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस तरह के इंस्टेंसेस अगर होंगे तो तृणमूल कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पुलिस उसको रिपोर्ट करती है। पहली बात। दूसरी बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह नैरेटिव वायलेंस का सूट करता है, और इसलिए सूट करता है क्योंकि जितनी ज्यादा वायलेंस होगी, हिंदू मुसलमान वाद होगा और धर्मवाद बढ़ेगा, उतना ज्यादा हिंदू पोलराइज होगा, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का अपने आप को चैंपियन घोषित करने की कोशिश कर रही है। डेवलपमेंट से फोकस हटा चुका है। आप कहते हैं हमारा लक्ष्य सोनार बांग्ला बनाने का, आप बनाइए, लेकिन आपके इस खूबसूरत बंगाल में सिलेंडर का क्या कीमत होगी, पेट्रोल की क्या कीमत होगी, डीजल की क्या कीमत होगी, मेडिकल कॉलेज कितने होंगे, ये कोई भी किसी इलेक्शन कैंपेन में मेंशन नहीं हो रहा। मुझे यहां पैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता बता दे, सिलेंडर की क्या कीमत आप देंगे अगर आप सत्ता में आए? पेट्रोल 100 के पार बंगाल में होगा या नहीं होगा? कौन से सुंदर बंगाल की आप बात कर रहे हैं? 303 सीटें लेकर के आप सत्ता में रहे, आप पूर्ण बहुमत में हैं, किसान बॉर्डर पे दिल्ली के बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग जीरो, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जीरो, एजुकेशन एक्सपेंसिव। एक डॉक्टर बनने में इस देश में 1.5 करोड़ रुपया लगता है, इतनी डोनेशन चलती है। ये हमारे देश का हाल है। बंगाल में कौन सा आप डिफरेंस लेकर के आना चाहते हैं, मैं पूछना चाहूंगा। लेकिन बीजेपी के पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। इनके पास एक ही मोहरा है। नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि उत्तर नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ बैठी हुई हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है कि जब आपकी सरकार थी तो क्या इन मुद्दों पर आपका ध्यान था? आपकी सरकार ने इन मुद्दों पर काम किया? बिल्कुल था सर, बिल्कुल था, बिल्कुल था। 1 रुपए में खाना मिलता था कैंटीन में, सुन लीजिए आप, और सड़क के ऊपर 2 रुपए में मछली चावल हर गरीब को मिलेगा, चाहे वो भीख मांग रहा हो। लैंड रिफॉर्म सबसे ज्यादा हमने करे, ट्रेड यूनियनाइज करके हमने सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं, हमने, इन्होंने तो पेंशन तक हटा दी है, इनकी क्या बात है? चारू जी जवाब दे दीजिए। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, आप जिस बंगाल, सोनार बंगाल की बात कर रही हैं, जिस सोनार बंगाल की बात कर रही हैं, उसे लेकर हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, जो कि वाम दल के प्रतिनिधि हैं, सीपीआई के नेता हैं। वो कहते हैं कि आप बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपका मकसद विकास करना नहीं है, सोनार बांग्ला बनाना नहीं है, राजनीति करना है। मनोज जी, ऐसा है कि विवेक जी अपनी आंखों पर, चाहे मैं उसको कम्युनिस्ट का चश्मा बोलूं या चीनी चश्मा बोलूं, लगाकर बैठे हैं, इसीलिए उनको जमीन पे क्या काम हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा। इस देश में, ना ही सिर्फ बंगाल में, इस देश में गरीबों को घर देने का काम, गैस देने का काम, बिजली देने का काम, नल में पानी देने का काम, सब की सब भाजपा सरकार ने शुरू किया है। मैं आपको आंकड़े बताती हूँ वेस्ट बंगाल के। तो बंगाल के अंदर करीब 150 करोड़ गैस सिलेंडर की क्या कीमत होगी बंगाल में मैडम? विवेक जी, आप बोले जा रहे थे, मैं आपके बीच में बोली नहीं, आप मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए। तो बंगाल के अंदर 1.5 करोड़ घर हैं। मैम, आप मुझे कीमत बता दीजिए ना। तो सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते जवाब? अगर आप घर पे चली जा रही हैं, आप पेट्रोल की कीमत बता दीजिए। मेरा सीधा सवाल पेट्रोल और गैस पे है, आपके पास उत्तर नहीं है। आपके पास नहीं है उत्तर, आपके पास जय श्री राम शुरू हो जाएगा, मुसलमान आ जाएंगे बीच में, हिंदू खतरे में हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास क्या है बोलने के लिए? जी, आपको
आपको मॉडरेट करना पड़ेगा, वरना मैं और किसी को विवेक जी एक बार जवाब दे लीजिए। आपकी बात को हमने सुना, आपकी बात को सुना। चारू जी बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको बता रही थी बंगाल के आंकड़े, 1.5 करोड़ घर हैं बंगाल में। उस 1.5 करोड़ में से सिर्फ 9 लाख घरों में रनिंग वाटर आता है। केवल 9 लाख घरों में रनिंग वाटर पाइपलाइन है। उसके अलावा बंगाल एक वो प्रदेश बन गया है जहां पर स्कैम के बाद स्कैम होने लग गया है। बंगाल वो प्रदेश बन गया है जहां पर ममता दीदी को अपने मुंह से बोलने में शर्म नहीं आती कि मेरे कार्यकर्ता कट मनी लेते हैं। बंगाल वो प्रदेश बन गया है जहां पर जय श्री राम बोलना, भगवान श्री राम का नाम लेना भी ऐसा है कि आपको उठाकर ममता दीदी जेल में डाल देंगी। ममता दीदी इतनी हट्टी हो गई है, इतनी जिद्दी हो गई है कि वो भूल गई है कि बंगाल और बंगाल और बिहार में भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। पहले है इस चुनाव में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं के अलावा, रोजगार के अलावा, सड़क के अलावा, बिजली के अलावा, बाकी सारी बातों को छोड़कर जय श्री राम और पूजा की बात यहां पर की जा रही। टीएमसी नेता विजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। विजय साहब, क्या कहेंगे? आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है कि आप रात के अंधेरे में जाकर बीजेपी की गाड़ियों को तोड़ते हैं, प्रचार के जो वाहन मौजूद हैं वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, और वो घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है जी, ठीक है, तो और तस्वीरें दिखाना उससे भी ज्यादा आसान है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। दिखाइए तस्वीर, आरोप लगाइए, तस्वीर दिखाइए, सच्चाई सच जो है वो सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, पानी अलग होगा, दूध अलग होगा। जो मिक्सिंग है ना वो हो जाएगा। पानी वीडियो के माध्यम से हो रहा है विजय जी। ये बुआ बोलने की फैक्ट्री है भाजपा जो है। हर गलती पर अब तक पानी डालती आ रही है। आप उसको बताइए, कोल घोटाले में एक बार ममता दीदी ने अभिषेक बैनर्जी को बताने की बात नहीं करी है, बताया नहीं है उसको। जब ममता दीदी चाहती है तब दीवार बन के खड़ी हुई है वो सीबीआई और अपने बचाने वाले आदमी के बीच। लेकिन अभिषेक बैनर्जी के लिए उन्होंने एक बात नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? उनको भी पता है उनके भतीजे की सारी सुन रही है सीबीआई के सामने। चारू जी एक बार सुन लेते हैं विजय साहब को। लेकिन बहुत आप वही काम कर रही हैं। आपकी जो सरकार आपने कागज के ढेर पर लगाई थी, अब वो ढेरा चल चुकी है। आपकी असलियत सबको पता चल चुकी है। किस तरीके से बांटने की आपने राजनीति करी है, विभाजन करा है। चारू जी एक बार सुन लेते हैं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? वो दूध और पानी को कैसे अलग करते हैं? ऐसा कौन सा यंत्र लाने वाले हैं कि इस विधानसभा चुनाव में दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा? बताएं विजय साहब। कोई भी घटना घटी है तो उसके ऊपर एक्शन पुलिस लेगी, जो भी होगा जेल में जाएगा। अगर किसी ने गलत किया तो उसको जेल जाना है, उसके बाद एक्शन होगा। इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात है? चलिए हम चलते हैं। हम इम्तियाज अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, वैसे तो कोई नई बात नहीं है, किसी भी राज्य में चुनाव हो, देश में चुनाव होता है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और प्रतिद्वंदी दल या प्रतिद्वंदी राजनेता इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप को दौर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में बात तो राजनीति में अपराधीकरण की करती हैं और उस पर लेकर कसम भी खाती हैं, लेकिन तस्वीरें सामने जो दिखाई दे रही है उससे बात अलग हो नहीं पाती है। देखिए, सबसे पहली बात कि चुनाव आयोग का जो 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की जो तिथि की गई है जी, उस पे किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप करना, उस पे विवाद खड़ा करना, वो देश के संविधान पे सवाल उठाने जैसा है। क्योंकि देश के संविधान ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को संविधान में अधिकार दिया है जी। और कोविड-19 का दौर है, उस दौर में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अगर 8 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है तो वो चुनाव आयोग का अधिकार है। और एक बात और है कि इस कोविड-19 में बंगाल में आप देखिएगा कि 30% मतदान केंद्र की बढ़ोतरी हुई है। तो जब 30% मतदान केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है, चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराना है। क्योंकि बंगाल में हमेशा
चुनाव में शांति भंग होने का खतरा रहा है, उसको देखते हुए अगर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और कोई भी राजनीतिक दल को इन विषयों से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। लेकिन टीएमसी ठीक है, क्षेत्रीय दल है, लेकिन उनकी विचारधारा देश के संविधान और एक बड़ा विचारधारा रखना चाहिए। इन छोटे सवालों पे नहीं पढ़ करके अपने चुनावी एजेंडे पे उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और दूसरी बात है कि देखिए बंगाल का चुनाव अभी देश में काफी चर्चा का माहौल बन चुका है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में जिस तरह से महिलाओं का रुझान बदला है, तो इस तरह के राजनीतिक चर्चा में ये विषय आया है। अब इसमें टीएमसी को धैर्य से काम लेना चाहिए। हर सरकार के चुनाव आयोग के फैसले पे या किसी तरह का फैसले पे या किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार पे सवाल उठाना या उनके मंत्री पे सवाल उठाना, असल में इम्तियाज साहब धैर्य जो बार बार शब्द आता है ना कि चुनाव में और राजनीति में धैर्य से काम लेना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि धैर्य से तो काम कोई ले नहीं पा रहा। विवेक भाई आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। नहीं, इसमें मैं देखिए इम्तियाज भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले जो बंगाल में हमने जो चुनाव देखे थे, कोई 6 चरण 7 चरण में होते थे, तो अगर 7 चरण को आपने 8 चरण कर दिया और 1 चरण और बढ़ा दिया उसमें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप करिए उस चीज को। लेकिन जिस चीज पे मुझे आशंका या ऑब्जेक्शन आप कह सकते हैं, वो ये है चुनाव आयोग का अधिकार है, हमने नहीं किया, हम क्यों करेंगे बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग में चुनाव इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विवेक जी, लेकिन अगर 7 की जगह 8 कर लेगा तो क्या हो जाएगा? बाबा मुझे मालूम है, वी आर टॉकिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। आप सुनिए पहले ना, ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, आप प्लीज सुनिए मेरी बात इम्तियाज भाई। मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन ने ये किया, और जब टीएन शेषन इलेक्शन कमिश्नर थे हिंदुस्तान के, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, तब हम लोग छोटे हुआ करते थे, कि आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आई एम नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि भाई इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है, तो हम इलेक्शन कमीशन पे एक्सपर्शन नहीं कास्ट कर रहे। लेकिन हमारा यह कहना है, आपने इसको 1 महीने से ज्यादा अवधि को बढ़ा दिया, और 6 अप्रैल को पूरे देश के अंदर, चाहे तमिलनाडु हो पुडुचेरी हो, हर जगह चुनाव समाप्त हो चुके हैं। और अगर आप बंगाल की डेट्स को स्टडी करेंगे तो 2 डेट्स के बीच में 10-10 दिन, हफ्ते तक का गैप आ गया, जिसकी मैं आवश्यकता फ्रैंकली एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट या एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं नहीं समझता उसकी कोई आवश्यकता। आप सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। विवेक जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं ना, आप जी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में बीजेपी की आवाज है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मेरे हिस्से मैं आरोप, हमें इलेक्शन कमीशन पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉजिक मुझे कोई समझाए कि ये 7-7 दिन 10-10 दिन का गैप है क्यों। और जब पैरामिलिट्री 6 अप्रैल को एयरलिफ्ट करके बाकी राज्यों से बंगाल में आ सकती है, तो ये चुनाव हफ्ते 10 दिन 12 दिन में हो सकते थे। चारू जी जवाब दे दीजिए, चारू जी जवाब दे दीजिए, को वहां रखने का क्या जवाब दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। तो इससे एक संदेह, इसमें एक संदेह हमें उत्पन्न होता है। पहली बात तो बंगाल में जिस तरीके से चुनाव होते हैं, खून खराबा से भरकर, कितने ही लोग मार के काट के डाल दिए जाते हैं, कितने ही लोगों के काफिले मैडम 10 दिन के बीच में खून खराबा रोकेंगे आप? अटैक होते हैं। विवेक जी, आप जो बोलते हैं मैं सहमत हूँ या ना, मतलब एक दिन चुनाव फिर 10 दिन के बाद चुनाव, ये जो बीच में बोलने की बात है, आप एक टाइम पीरियड में बताइए ना। आपके आंसर बिल्कुल किसी अलग प्रश्न के होते हैं। मेरा प्रश्न है 2 चुनाव की डेट्स के बीच में 1 हफ्ता या 10 दिन, ये उचित है? क्योंकि कई चरणों में चुनाव होना चाहिए। नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलूंगी, ठीक है? अगर आपको ये बात ठीक लगती है तो मैं अब आगे बोलूंगी। नहीं, फिर आप रेलेवेंट आंसर दीजिए ना, रेलेवेंट क्वेश्चन का। मैं उसके पूरे समय में बोलती रहूंगी। मनोज जी, आप किस तरीके से डिबेट कंडक्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, बट यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। नहीं, देश का सवाल ही यही है कि बंगाल में झगड़ा क्यों हो रहा है। आप रूलिंग पार्टी से हैं, हम तो बात झगड़े पर ही कर रहे हैं ना, कि झगड़ा क्यों हो रहा है, तोड़फोड़ क्यों हो रही है, मारपीट क्यों हो रही है, हत्या क्यों हो रही है, क्योंकि बीजेपी कहती है हमारे 300 कार्यकर्ता मारे गए, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। टीएमसी भी यही आरोप लगाती है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। मैं तथ्यों पर हूँ, अब तथ्य सुन लीजिए आप भी और विवेक जी भी। पहली बात तो ये है कि बंगाल में जितने मर्डर होते हैं, जितने लोगों के काफिले पर अटैक होते हैं, जितने कार्यकर्ताओं को घायल करके अस्पताल भेज दिया जाता है, अगर सेंट्रल फोर्सेस उसको
ज्यादा फेजेस में चुनाव नहीं करवाएंगी तो आप सोच सकते हैं जितना होता है उससे भी कई गुना ज्यादा होगा। हमने देखा है फेजेस की बात नहीं, टाइम पीरियड की बात हो रही है। यहाँ दो फेजेस के बीच के टाइम पीरियड की बात हो रही है। 400 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया गया, मार दिया गया। एक बात और है, जो बंगाल सरकार अपनी बात करती है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अम्फन हुआ, कोविड आया, अम्फन के नाम पर केंद्रीय सरकार ने 1700 करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिए। 1700 करोड़ में से केवल 900 करोड़ का इस्तेमाल हुआ है। 1100 आप मुझे बताइए 10 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल को चुनाव है, एक चुनाव 10 अप्रैल को होगा बंगाल में, अगला 17 अप्रैल को, तो ये 7 दिन का गैप किस लिए है? मैं ना डिबेट छोड़ के चली जाती हूँ, मुझे फिर एक 17 अप्रैल के बाद 22, यानी कि फिर से 5 दिन का गैप, तो ये इतना ज्यादा बड़ा गैप क्यों है? न कर सके या हैंडल न कर सके। चिल्लाने की मुझे आदत नहीं है, मुझे चिल्लाना होगा। नहीं, वो गैप प्रशासन की तैयारी के लिए है। आप चुनाव आयोग के अधिकार पे आप सवाल डायरेक्ट सीधा सीधी क्यों उठा रहे हैं? 7 दिन आपको 7 दिन चाहिए। मतदाता पर से विश्वास उठ गया है क्या? तमिलनाडु में बंगाल के मतदाता पर से विश्वास उठ गया है या तमिलनाडु में एक फेज में आप कर देते हैं, कार्यों पर से विश्वास उठ गया है? तमिलनाडु में एक दिन में हो जाएगा सब कुछ, और यहाँ पे आप 8 फेज करिए। देखिए इतना गैप क्यों है कि एक हफ्ता के बाद चुनाव है, 5 दिन के बाद चुनाव है? इस तरह का सवाल उठाने का मतलब क्या होता है? देश के संविधान तो लॉजिक तो होनी चाहिए, कोई वैज्ञानिक सोच तो होनी चाहिए। नहीं हुआ, बंगाल में हुआ हमला, ये सब चीजें आप ध्यान में नहीं रखते। क्वेश्चन करना एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। कहाँ पे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कौन डिस्ट्रिक्ट उनको चिट्ठी लिखना, वो तो चुनाव आयोग तय करते हैं तो ना। एक राइट है हमारा। आप सीधा सीधी आप संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं। चुनाव आयोग का अधिकार है, आपको संविधान में सवाल उठाने का अधिकार। इम्तियाज साहब, विवेक भाई, चारू जी, मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, बावजूद इसके बंगाल के चुनाव में आखिर राजनीति इतनी रक्त रंजित क्यों है? क्यों वहां पर इतने लोग मारे जा रहे हैं? क्यों इतनी राजनीतिक हत्या हो रही हैं? सब कुछ है ना, तो इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन तो इन्हीं सभी व्यवस्थाओं का सहयोग लेगा ना। और अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो इस बार कोशिश करेगा कि इस बार खून खराबा ना हो, रक्त रंजित ना हो, हत्याएं ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बूथ कैप्चरिंग होती है, तो अगर वो अपने हिसाब से चीजों को बना रहा है तो इसमें तकलीफ क्या है? इसीलिए तो भारत की यह संवैधानिक संस्था है। विवेक जी, नहीं, एक राज्य के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस भी नहीं है कि आपको एक हफ्ता लगे कि एक चुनाव आपका होगा 10 अप्रैल, अगला होगा 17 को, एक 17 को फिर 22। तो हम मतलब क्या कर रहे हैं वहां पे? हम कोई समुद्र से यात्रा थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर आपको पैरामिलिट्री को मूव करना है, आपको अर्धसैनिक बल अधिक भी लगाने हैं, तो ये हफ्ते 10 दिन का जो गैप है, ये इतना बड़ा गैप मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये 2 दिन 3 दिन का गैप मेरी समझ में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इतना ज्यादा गैप है तो क्या बीजेपी के लिए है? अगर बीजेपी के लिए है, बीजेपी के प्रचार करने के लिए, तो प्रचार टीएमसी भी कर सकती है, प्रचार वामदल भी कर सकते हैं, प्रचार कांग्रेस भी कर सकती है, सबके पास छूट है। किसी को लेकर कोई रोक यहां पर इलेक्शन कमीशन ने लगाई नहीं, बावजूद इसके आरोप लग रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, फिर चर्चा करेंगे। देश के सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा सी बात को लेकर कर रहे हैं कि बंगाल की राजनीति आखिर रक्त रंजित क्यों है, और जब जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो हिंसा इतनी जबरदस्त क्यों होती है, चाहे वो इस पार्टी की हो या उस पार्टी की तरफ से। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। टीएमसी के नेता विजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय साहब, आपको याद होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल जाते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है, और चुनाव आयोग की घोषणा के ही एक दिन पहले जब वो बंगाल पहुंचते हैं अपनी सभा करने के लिए, तो वहां पर उस सभा के पहले बम चल जाते हैं। क्या इस बंगाल की कल्पना कर रहे हैं आप? देखिए, भाजपा यहां आके जिस तरह से उग्र वातावरण तैयार कर रही है, झूठ बोल के प्रभोग कर रही है कि झमेला हो और उसको जो हम और बेसी
इस ढंग से प्रचार करें देश में कि पश्चिम बंगाल की छवि खराब। लेकिन पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री हुई हैं, आप देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो कलकत्ता को महिला में सुरक्षा के लिए 1 नंबर स्थान देता है। ये नेशनल ब्यूरो दे रहा है, क्राइम ब्यूरो। ये सच्चाई है। और यहाँ कैसे बंगाल को बदनाम किया जाए, सोनार बांग्ला की बात करने वाले, अगर कोई घटना घटी है तो उसका इंक्वायरी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी गलत किया वो जेल में जाएगा, वो कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसा हुआ है। अगर हमारे दल ने भी अगर कोई गलत काम किया है, जो हमारे दल का सदस्य है, उसमें कार्रवाई हुई है। हमारे दल का एक कारपोरेटर, काउंसिलर कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 11 साल से जेल में है, ममता बनर्जी जेल में डाल दिया। तो अभी भिजवा देता हूं। ममता बनर्जी किसको बख्शने वाली नहीं। चारू जी बड़ी ईमानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं विजय जी। विजय उपाध्याय साहब कहते हैं कि जिसने किया है, अगर तोड़फोड़ की है, वैन को तोड़ा है, स्क्रीन तोड़ी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहाँ तो जो स्क्रीन तोड़ी गई है रात के अंधेरे में, वो तमाम लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं, सीसीटीवी में कैद है। तो फिर तकलीफ क्या है? देखिए, तकलीफ ये है कि टीएमसी को लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वायलेंस में। इस बात से मुझको तकलीफ है। ये मान के रहना कि अरे तोड़फोड़ तो होती रहती है, हमले तो होते रहते हैं, मार पिटाई होती रहती है, हत्या होती रहती है, इस सोच से मुझको आपत्ति है, इस सोच से मुझको परेशानी है। लेकिन विजय उपाध्याय तो ये नहीं बोल रहे हैं। जब हम बंगाल के बारे में बात करते हैं तो ऐसा क्यों है, आप तो अपने अलग आंकड़े दे रहे हैं, पर मैं आपको भारत के आंकड़े देती हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देती हूँ। क्राइम अगेंस्ट विमेन, जहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री है, उस प्रदेश में जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से पूरे देश में नहीं, बंगाल में सबसे ज्यादा। घुसपैठियों की समस्या बंगाल में सबसे ज्यादा। बंगाल की एक समस्या और है, जितनी सेंट्रल स्कीम्स का पैसा सरकार देती है, हमारे यहाँ हमारे देश में अब डायरेक्ट डेबिट है। गरीबों के अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचता है कि बीच में से उस पैसे को लेके कोई भाग ना जाए। कौन सा प्रदेश है जहाँ पर डायरेक्ट डेबिट पसंद नहीं करती है मुख्यमंत्री? बंगाल। क्यों पसंद नहीं करती है? वही पुरानी समस्या, करप्शन, कट मनी, पहले हमारी जेबें भरो उसके बाद हम गरीबों को देखेंगे। एक समस्या और है बंगाल के अंदर, ये जो बुआ भतीजे ने जो सरकार चला रखी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ विजय जी, आप मुझको बताइए, जब पिछली बार एक पुलिस अफसर के खिलाफ सीबीआई आपके प्रदेश में आई थी तो ममता दीदी कैसे बीच में खड़ी थी उस पुलिस वाले के और सीबीआई के? इस बार दीदी क्यों नहीं खड़ी हुई? क्योंकि दीदी को पता है अभिषेक बैनर्जी गुनाहगार है, क्योंकि दीदी को पता है जब कार्रवाई होगी अभिषेक बैनर्जी ऐसा फंसेगा। जल्दी से जवाब दे दीजिए विजय जी, मुझे और दूसरे लोगों के पास जाना है। विजय उपाध्याय जी जल्दी से जवाब। आप लोगों के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई है, आपकी डूबती हुई नैया में से भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि इम्तियाज साहब ये बड़ा आरोप लग रहा है, इम्तियाज साहब ये बड़ा आरोप लग रहा है कि चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई तमाम सारी चीजें पहुंच जा रही हैं। राजनीतिक दल तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन वहां जो सत्ता में बैठी टीएमसी है वो ये कहती है कि चुनाव तो सीबीआई और ईडी भी लड़ रही है। अब इस तरह के आरोपों का क्या करें? देखिए, अगर देखिए वो सीबीआई का एक अलग मामला है। हाँ। जब कोई आरोपी होगा तो वो निष्पक्ष, वो अपना तो जांच प्रक्रिया करेगी ही। ठीक बात है, वो अपना जांच प्रक्रिया कर रही है, तो उसमें इस तरह का टीएमसी अगर आरोप लगा रही है, इसके मतलब कि वो गुनाहगार है। इसमें कहीं पर से उसके लोग इसमें आरोपित हैं, गुनाहगार हैं, तो वो लिपापोती कराना चाहती है और देख रही कि जनता के सामने उनका काला चेहरा बेनकाब हो गया, तो वो लिपापोती कर रही है, जनता के सामने उसको डाइवर्ट कराना चाहती है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। देश और लोकतंत्र कानून से चलता है, कानून अपना काम करता है, संविधान अपना काम करता है। ठीक बात है, देश लोकतंत्र से चलता है और कानून अपना काम करता है। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। विवेक साहब, ये बात तो साफ हो चुकी है और इस वक्त बंगाल की राजनीति में, विधानसभा चुनाव इस वक्त जो चल रहा है बंगाल की राजनीति में, यहाँ ऐसा लगता है कि बीजेपी कांग्रेस में जमकर लड़ाई हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
बयानबाजी हो रही है और प्रचार और पोस्टर युद्ध भी सबसे ज्यादा इन दोनों पार्टियों के बीच देखा जा रहा है। कांग्रेस और वाम दलों के तो पोस्टर ही दिखाई नहीं दे रहे, झंडे ही दिखाई नहीं दे रहे, क्या करें जी, कैसे लड़ रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, आप सुनिए, बिहार में हमारा एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था जी। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते अगर इन्होंने धांधली ना की होती, पहली सच्चाई। अच्छा, और धांधली यही किसने की? कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन लेफ्ट और कांग्रेस का होने जा रहा है। इंडियन सेकुलर फ्रंट भी साथ में है जी। जितने भी सेकुलर लोग, आप लोग सेकुलर बिहार संगठन, में जनादेश सेकुलर का सिविल राइट्स मातम मना रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन सभी बिहार की वामपंथियों के जनता साथ खड़े हैं। ने माननीय श्री आप नीतीश सुनिए कुमार सर जी को पहले, जो जनादेश अरे दिया, सबसे बड़ी पार्टी तो वहां भी आपके तेजस्वी नेता, यादव की आई है। महागठबंधन के नेता श्री बड़ी तेजस्वी मुश्किल यादव से जनादेश का लंगोट मातम संभाली मना है रहे थे। आप लोग नीतीश उस- कुमार ने वहां आप पे, लोग उस मातम में और ढोलक आपका बजा तो रहे बिल्कुल थे। श्रिंक कर गया जनाधार। आप तो तेजस्वी के सामने के है ही नहीं लोग वहां पे, राष्ट्रीय पार्टी कहाँ है आप होकर वहां के पे? जो आरोपित बड़ी मुश्किल से तो आपने लंगोट महागठबंधन संभाली है का साहब। नेता बिहार में वरना चार्जशीटेड तेजस्वी यादव की सरकार बनी हुई थी। यादव आरोपित है, कई केस में चार्जशीटेड है, उसका कुर्ता चलिए चलिए, बिहार की और तेजस्वी की बात बाद में करेंगे, पहले हम बंगाल की बात कर लेते हैं, दीदी की बात कर लेते हैं। दीदी के जवाब में अब तो यहाँ पर बीजेपी ने अपनी 9 बेटियों को उतार दिया है। चारू जी एक बड़ा रोचक तथ्य निकल कर आ रहा है। रोचक तथ्य ये निकल कर आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और दीदी के पोस्टर बंगाल में दिखाई दिए कि बंगाल को दीदी चाहिए, यही की दीदी चाहिए, यही की बेटी चाहिए। तो इसके जवाब में बीजेपी ने अपनी 9 बेटियों को उतार दिया, 9 महिलाओं के पोस्टर और लगा दिए। ये बात मनोज जी, मैं आपको एक चीज और कहना चाहती हूँ, और ये बात मैं एक महिला होने के तौर पर कह रही हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा संबंध है इसलिए नहीं कहती। टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिसकी नेता एक महिला है। टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिसने एक महिला मुख्यमंत्री दी है, लेकिन उस महिला के अलावा कौन सी सशक्त महिला टीएमसी ने सामने करी है? आप देखिए, जो संसद में टीएमसी ने महिलाएं भेजी हैं वो किस स्तर की हैं, क्या वो नेता है, क्या उनका कोई जन आधार है? तो इस तरीके की महिलाएं जो अपने आप आगे रहती हैं और बाकी सारी महिलाओं, उपाध्याय जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फिर कोई गम छुपा रहे हैं? ये मुझको बिल्कुल कोकिल पसंद नहीं आता। कोकिल लेके घूम रही है, भाजपा की नेत्री कोकिल लेके पकड़ा रही है। भाजपा की आप लोगों ने दिखाया ये क्या इनके पास कैसी महिला नेत्री है, समझ लीजिए। बंगाल तो कोकिल लेके पकड़ा रही है महिला नेत्री भाजपा। कितनी गलत बात है भाई साहब, आप कोकिल मुझको लेके बताइए, महिला नेत्री भाजपा की दो नेता पकड़ा रही है। बताइए, जन आधार हो पूरा जो देश महिला देख रहा है। है। भाजपा ने तो पोस्टर मीडिया लगा दिया दिखा रहा महिलाओं है। का। भाजपा के पास इतने नेता हैं वहाँ पर कि दिन रात वहाँ पर काम करके लोगों की सेवा करके अपनी सरकार बनाएंगे और अच्छी पीरियड में तरीके से एक प्रदेश भाजपा चलाकर नेता नहीं था। दिखाएंगे। 10 साल में भाजपा का आपने एक तो आदमी कमाल कोविड कर पीरियड दिया में बंगाल दिखाई का। नहीं दिया। कभी ब्रिज गिर अभी जाता इलेक्शन में तो सब कभी आ रहे हैं। आपको अच्छा विजय जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि बंगाल की बेटी चाहिए। विजय जी, विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय जी, टीएमसी ने कहा कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए और आपने इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, पूरे बंगाल में आपने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। लेकिन यहाँ बीजेपी ने कहा कि बुआ नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, और हमारे पास ये 9 बेटियां हैं बंगाल में। बंगाल में बंगाल की बेटी को पश्चिम बंगाल के लोग पसंद करते हैं, ये सच्चाई है। आप चारू जी, एक मिनट, चारू जी सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए। महिलाओं को लेकर जितना ममता बनर्जी ने काम किया, बाल विवाह रोक दिया, 1 करोड़ बच्चियों को साइकिल दिया स्कूल में पढ़ने जाने के लिए, 68 लाख लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए 25,000 रुपया करके दिया, रूपश्री के माध्यम से 25,000 रुपया करके शादी के लिए दिया, स्वास्थ्य कार्ड में विजय उपाध्याय जी, आप अपनी सरकार की जो उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप अपनी सरकार की जो उपलब्धियां गिना रहे हैं, वो उपलब्धियां चुनाव की रैलियों में नहीं चर्चा में आ रही, वो भाषणों में नहीं आ रही। भाषणों में तो ये आ रहा है कि आपने दुर्गा पूजा पर रुकवा दी, किसने किसको अनुमति दी, और जय श्री राम का नारा लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन आपसे उपाध्याय साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या अब्बास सिद्दीकी से जो नया सेक्युलर फ्रंट बना है और ओबीसी से आपको डर लगता है बंगाल की राजनीति में? कोई डर नहीं है, नहीं लगता। सांप्रदायिक दल भाजपा है, सांप्रदायिक वो लोग हैं, हम लोग सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करते हैं।
हम धर्म कौन का है सम्मान सांप्रदायिक? करते हैं। इंडियन धर्म सेकुलर का फ्रंट सम्मान सांप्रदायिक करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, और विवेक श्रीवास्तव जी, टीएमसी कहती है सांप्रदायिक अब्बास जी सद्भाव हम कोई बनाकर रखते सांप्रदायिक हैं, आदमी नहीं बाकी है। सब सांप्रदायिक जी। लोग। हम लोग धर्म का सम्मान करते हैं, राजनीति में धर्म का व्यवहार नहीं करते। देखिए सीधी सी बात है, धर्म सीधी सी गुरु बात का है, सम्मान है। इंडियन सेकुलर फ्रंट में अब्बास जी सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, तृणमूल कांग्रेस बात कर रही है मुस्लिम अपीजमेंट की, ये फर्क है। हमारे यहाँ इतने मुसलमान नेता है लेफ्ट में, हमारे यहाँ इतने मुसलमान नेता हैं इंडियन सेकुलर फ्रंट में, मुसलमान नेता कांग्रेस में भी हैं, लेकिन ये मुसलमान शब्द किसी काम का नहीं है। एक ही शब्द है भारतीय, ना हिंदू ना मुसलमान। तो चाहे लेफ्ट हो या इंडियन सेकुलर क्या बात फ्रंट या कर रहे हैं कांग्रेस, श्रीवास्तव जी? हम लोग भारतीय बंगाल की और पूरी इंडियन शब्द पे चुनाव राजनीति, लड़ेंगे। श्रीवास्तव जी क्या ये बात कर लड़ेंगे रहे हैं? हिंदू- बंगाल की पूरी राजनीति तो इस वक्त जी। मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूम रही है। 100 विधानसभा सीटों में इनका प्रभाव है, हर राजनीतिक नहीं, पार्टी उसी इसलिए के क्योंकि आसपास भारतीय गोला भाग जनता कर रही पार्टी का है। ये और अगर narrative ये है। गोला भाग नहीं आप होता जी, तो जी, अब्बास जी। सिद्दीकी की हाँ 30 जी, सीटों आप की मांग सुनिए को इस आप बात को। पूरा नहीं कर रहे होते। हाँ आपने 30 सीटें दी हैं उन्हें। बिल्कुल नहीं। देखिए बात सुनिए मेरी बात। पहली चीज हम लोगों ने ओवैसी साहब को वेलकम नहीं किया, क्योंकि ओवैसी साहब हर बार बीजेपी की बी टीम बन जाते हैं और उन्हीं की जीतने वही में मैं मदद सुनना कर देते चाहता हैं था। डायरेक्टली। हाँ। लेकिन अब्बास जी की बात अलग है, उन्होंने सेकुलरिज्म का कमिटमेंट दिया। सुनते जाइए आप। He is totally committed to secular values of the constitution. Left is committed to secular values. क्योंकि हिंदू वोट पोलराइजेशन के लिए ये जय श्री राम का नारा, ये माता, ये हनुमान, दुर्गा विसर्जन, इन इश्यूज को भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती हाईलाइट कर रही है और हिंदू समुदाय को डरा रही है कि 14.50% मुसलमान, उनसे 80% हिंदुओं को खतरा है और हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा, हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा। ये नैरेटिव जो बीजेपी बना रही है, चारू जी, इस बात वजह वहीं से पर आ गई। हर जगह बात तो आपको वहीं पर आ गई धर्मवाद जहां से दिखेगा। शुरू हुई थी। ये और डेवलपमेंट की जब बात ये नहीं कर हिंदू रहे हैं। मुस्लिम होता है, जब ये हिंदू मुस्लिम होता है तो हाँ। स्वाभाविक तौर पर बंगाल की राजनीति रक्त नहीं, में लेकिन हम उसमें नहीं शामिल है। हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देंगे सर, हम डेवलपमेंट की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देंगे। मैंने चारू प्रज्ञा से सवाल पूछा कि आपके सुंदर बंगाल में सिलेंडर कितने का होगा। मैं आज कह रहा हूं, ये डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की बात कर रही है। सिलेंडर की सब्सिडी लोगों के घरों में नहीं जा रही। 90% लोगों के घरों में सिलेंडर की सब्सिडी नहीं जा रही है। चारू जी, मैं इसकी बात कर रहा हूं। लेफ्ट लड़ेगा डेवलपमेंट के प्लान पे। चारू जी, इनको मैं करने दीजिए हिंदू पूछना चाहती मुसलमान हूँ, बात। विवेक जी, आपसे भी और टीएमसी के नेता से भी, ऐसा क्यों है कि इफ्तियारियों के जी। फोटो आप अखबारों में छपवाते हैं और वो आपको ठीक लगता है, लेकिन कोई जय श्री राम बोलता है तो आपके सेक्युलरिज्म को खतरा हो जाता है? ऐसा क्यों है कि मुहर्रम हो या बिल्कुल नहीं। ईद हो, आपको मार्क्सवाद लॉकडाउन कहता की है, सुन जरूरत लीजिए, नहीं है, लेकिन मार्क्सवाद जब कहता है धर्म एक अफीम है। मार्क्सवाद कहता है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। मार्क्सवाद कहता है राजनीतिक जीवन और पॉलिटिकल जीवन में धर्म व्यक्तिगत है, उसका राजनीति से लेना देना नहीं होना चाहिए। ये मार्क्सवाद की थ्योरी है और यही हमारा विवेक कॉन्स्टिट्यूशन साहब, कहता है। धर्म नीति यही और भी राजनीति, अम्बेडकर ने लिखा है आप ठीक संविधान कह में। रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि धर्म नीति राजनीति दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आज की जो राजनीति हो रही है वो धर्म नीति के इर्द गिर्द हो रही है, आप उसे नकार नहीं सकते। और अगर चारू जी को ऐसा लगता है कि जय श्री राम का नारा जय श्री राम का नारा इतना असर करता है, इतना प्रभावी है, तो वो इस्तेमाल करते हो, तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? आप भी करो। चारू जी तो बोलती है, बोलिए जय श्री राम का नारा लगाइए। वो तो ममता जी से भी कहते हैं नारा लगाइए। इससे समाज बंट जाएगा, इससे समाज धर्म के हिसाब से बटेगा, जाति के हिसाब से बटेगा। देखिए फिर मुस्कुराने लगे विजय उपाध्याय साहब, फिर मुस्कुराने लगे। सिया राम, सिया राम, सिया राम। अच्छा, जय श्री राम के जवाब में सिया राम। देखिए यहीं पर शुरू हो गया। इम्तियाज साहब, राम अधूरे हैं। धर्म नीति और राजनीति अलग अलग नहीं है। देखिए, अब ये एक सिक्के के दो पहलू हो मनोज गए। जी, सिया राम, नहीं बिल्कुल, हम राधे इस कृष्ण, पे राधे कृष्ण, 1 मिनट सिया आपका राम। समय चाहेंगे। जी, टीएमसी को अपने राज्य सरकार के कामों पे क्या विश्वास नहीं है, या बिल्कुल है। बंगाल की जनता पे बिल्कुल है। विश्वास नहीं है, या राज्य बिल्कुल है, सरकार बिल्कुल है। लोकप्रियता खो चुकी है? काम एक किए उसके बात। बल पे दूसरी वोट बात, जब पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में थे, जिस दिन ये धर्म वाली राजनीति शुरू हुई, तो उन्होंने अपने भाषण में जय श्री राम कहा था।
तो उसमें आदरणीय ममता जी को आपत्ति हुआ था, मन से चली गई थी। तो उनको जय श्री राम पे अगर आपत्ति था, उनको नहीं पसंद था, तो वो नारे तकबीर बोल देती। उनको नारे तकबीर भी तो कबूल नहीं है। तो देश के बंगाल की राजनीति को तो धर्म में उन्होंने परिवर्तन किया है। धर्मवाद होना जरूरी है क्या? वो अपने धर्मवाद के बिना लड़े ना, आप डेवलपमेंट का आप जिस तरह से चारू जी यही आरोप लग रहा है बीजेपी को विकास की बातें नहीं कर रही है, वो रोजगार की बातें नहीं कर रही है, वो बात नहीं कर रही है पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दामों की, वो बात जय श्री राम की ज्यादा कर रही है, घबरा गई है। वो बात मुस्लिम की ज्यादा कर रही है, जिस तरह से वहाँ हत्या की राजनीति हो रही है, एक राजनीतिक दल का भारतीय जनता पार्टी के जो डाटा हमारे पास है 130 कार्यकर्ता का हत्या हुआ है। चारू जी से लेते हैं अंतिम प्रतिक्रिया। चारू जी, तुष्टिकरण की बात बीजेपी ज्यादा कर रही है, जय श्री राम की बात बीजेपी ज्यादा कर रही है, वो रोजगार की बात नहीं कर रही, पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दामों की बात नहीं कर रही है। बीजेपी सब चीजों की बात कर रही है। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि की भी बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं अम्पन के पैसे आए वो कहाँ गायब हो गए। हम ये बोल रहे हैं कोल घोटाला क्यों हुआ। हम ये बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों में सिर्फ 9 लाख लोगों के घर तक नल क्यों है। हम ये बोल रहे हैं कि वहाँ की महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा। क्राइम रेट क्यों बढ़ता जा रहा है महिलाओं के खिलाफ। हम ये सारी बातें कर रहे हैं और हम ऊपर से ये बोलते हैं जो बार बार हमको बंगाल की बेटी बोला जाता है, बंगाल की ढेर सारी बेटी है। 24 घंटे ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने देखा होगा जब पहले विधानसभा चुनाव होते थे तो बात रोजगार की होती थी, स्वास्थ्य की होती थी, शिक्षा की होती थी और बात सामाजिक सरोकार की योजनाओं की होती थी। लेकिन अब जब चुनाव होते हैं तो बात धर्म की होती है और जब धर्म की बात, धर्म नीति की बात होती है और राजनीति की बात होती है तो राजनीति में धर्म नीति का घालमेल होता है और जब दोनों का घालमेल हो जाता है तो वो चुनाव रक्त रंजित हो जाता है। और यही कारण है कि बार बार बंगाल में रक्त रंजित चुनाव की बात हो रही है। बहरहाल चुनाव आयोग अपनी बात कर रहा है, लेकिन यहां पर बुआ बेटी की बात हो रही है। यहां पर सवाल इस बात को लेकर होता है कि टीएमसी कहती है कि मेरा सुनार बंगाल और बीजेपी कहता है कि मेरा सुनार बंगाल और वाम दल और कांग्रेस भी कहते हैं कि नहीं बंगाल तो हम बनाएंगे, लेकिन बंगाल कौन बनाएगा। क्या कोई ऐसा शांत बंगाल बना सकता है, ऐसा उदाहरण दे सकता है कि कोई सड़कों पर खून दिखाई ना दो और लोग कहे कि जनाब इस बार के विधानसभा चुनाव रक्त रंजित नहीं हो पाए। लेकिन मुश्किल लगता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। फिलहाल देश के सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।